आपके 2015 का पीवाईक्यू है। इससे पहले जो देख रहे थे ना वो 2021 का था, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, एलिडेड इज यूज्ड इन, ऑप्शन देता है आपको टैक्योमेट्री, प्लेन टेबल, चेनिंग, कंपास सर्वे या ऑल द ऑप्शन। एलिडेड, एलिडेड आप कहाँ यूज करते हैं, टैक्योमेट्री सर्वे में, प्लेन टेबल सर्वे में, चेन में, क्या कंपास में, या सारा ऑप्शन, मतलब सब में आप यूज करते हो एलिडेड को। एलिडेड एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप साइटिंग करते हैं। साइट, आपको कोई आपका ऑब्जेक्ट है, ये इसको आपको साइट करना है, इसको आपको लोकेट करना है अपने चार्ट पेपर में, तो इसको लोकेट करने के लिए एक साइटिंग डिवाइस है, ठीक है, एलिडेड। तो एलिडेड का आप यूज टैक्योमेट्री में नहीं करते, चेन में भी नहीं करते, कंपास सर्वे में भी नहीं करते, प्लेन टेबल में। जब आप प्लेन टेबल सर्वे करते हैं ना, तो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से आप साइटिंग करते हैं। साइटिंग, साइटिंग मतलब क्या होता है, कोई मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, इस पॉइंट को आपको आपके चार्ट पेपर में लोकेट करना है, इस पॉइंट ए को, तो इसके लिए क्या करते हैं आप, इसके लिए क्या करते हैं आप, इसको साइट करने के लिए आप एलिडेड का यूज करते हो। तो एलिडेड आपका एक साइटिंग डिवाइस है जिसका आप हेल्प किस पे लेते हैं, प्लेन टेबल सर्वे में लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो किस सर्वे में आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे कि चेन सर्वे में जब आप यूज करते हैं, तो जनरली आपके पास एक चेन होता है, एरो होते हैं, रेंजिंग रोड होता है, टेप होता है, ये सब आप चेन में यूज करते हो। वैसे ही टैक्योमेट्री में आपके पास टैक्योमीटर होता है, स्टाफ होता है, ठीक है। कंपास में आपके पास क्या होता है, एक रेंजिंग रॉड रहेगा और आपके पास एक कंपास रहेगा, प्लम बॉब रहता है। प्लम बॉब आप मिस यूज करते हैं, आपको सेंटर मार्क करना है अपने ग्राउंड में, तो आप प्लम बॉब का यूज करते हैं। तो कंपास सर्वे में ज्यादा कुछ का नीड नहीं होता, आपको पॉइंट मार्क करने के लिए आपके पास रेंजिंग रॉड होता है, और एंगल को मेजर करने के पास कंपास होता है, कंपास सर्वे। प्लेन टेबल में बहुत सारा, देखो प्लेन टेबल का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि प्लेन टेबल में ना बहुत सारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आप लेवल ट्यूब का यूज करते हैं, आप एक ट्रफ कंपास का यूज करते हैं, एलिडेड का यूज करते हो, यू फॉर्क का यूज करते हो, ठीक है। तो प्लेन टेबल जो आपका एक सर्वे का मेथड है जिसमें ना बहुत सारे आपके छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, द लेंथ ऑफ अ लिंक इन अ चेन इज, एक लिंक चेन में, देखो चेन जनरली आपका 20 मीटर 30 मीटर, हम क्वेश्चन में जितने भी देखेंगे आप, तो आपको या तो 20 मीटर का चेन देखने को मिलता है, 30 मीटर का चेन देखने को मिलता है। अब चेन में बहुत टाइप के होते हैं, इंजीनियर चेन, गंटर चेन, रेवेन्यू चेन, तो किसमें कितने लिंक्स होते हैं, किसका लेंथ कितना होता है, वो आपको पता होना चाहिए। अब आपसे ये पूछ रहा है, उसमें क्वेश्चन कुछ बोला नहीं है कि 20 मीटर का चेन है या 30 मीटर का चेन है, आपसे बस क्या बोला है कि अगर कोई आपके पास चेन है, तो चेन में ऐसे ऐसे लिंक होते हैं, एक लिंक ऐसा कि आपका दूसरा लिंक, ऐसा कि पूरा चेन बना हुआ है आपका। तो इसका जो एक लिंक होता है, एक लिंक, उसका लेंथ कितना होगा, उसका लेंथ कितना होगा, चाहे देखो 20 मीटर का चेन हो चाहे 30 मीटर का चेन हो, एक लिंक का लेंथ दोनों में सेम होता है, ठीक है। आंसर का 20 है, सौमिक बिल्कुल सही आंसर है आपका, ऑप्शन ए जो दिखा है 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब एक कैसे आता है, अब एक आपको ये पता होना चाहिए 20 मीटर का जो चेन होता है आपका, इसमें आपके 100 लिंक्स होते हैं। कितने लिंक होते हैं, 100 लिंक। वही अगर 30 मीटर का चेन देखोगे आप, 30 मीटर का चेन, तो इसमें 150 लिंक होते हैं। आप जब 20 मीटर के चेन में 100 लिंक होते हैं, आप एक लिंक का लेंथ निकाल सकते हैं ना। जब आपका 100 लिंक बन के 20 मीटर का चेन में, तो एक लिंक कितने का होगा, 20 डिवाइड बाई 100, यानी कि 0.2 मीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर। चाहे 30 को आप डिवाइड करेंगे 150 से, तो आपको 0.2 ही मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन में आपको 20 बोले चाहे 30 बोले या कुछ भी नहीं बोला है, तो जो एक लिंक होता है आपके चेन का, उसका लेंथ 20 सेंटीमीटर होता है, ये आप याद कर लीजिए। आप निकाल भी सकते हैं, नहीं तो आप याद कर लो ये चीज, ठीक है, वैल्यू याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ लेवल कैनॉट बी यूज्ड फॉर, आप लेवल, लेवल से हम मतलब डंपी लेवल से ही है, तो लेवल का आप यूज कहाँ पे नहीं करते हैं, प्रोफाइल लेवलिंग के लिए, रेसिप्रोकल लेवलिंग के लिए, वर्टिकल एंगल के लिए, कंटूरिंग के लिए, या नन ऑफ द ऑप्शन। लेवल,
डंपी लेवल कहाँ पे यूज नहीं आएगा? ऑप्शन ए प्रोफाइल लेवलिंग, सेकंड रेसिप्रोकल लेवलिंग, थर्ड वर्टिकल एंगल, फोर्थ कंटूरिंग, या फाइव नन ऑफ द ऑप्शन। जितने भी ऊपर दिए सारे गलत हैं। देखो, डंपी जो लेवल होता है, डंपी लेवल, एक उसमें होता है थियोडोलाइट, और इसके ऊपर आप सेट करते हैं अपना ये लेवल, डंपी लेवल। अगर आप लेवल का लेवलिंग करते हैं, लेवल मतलब यहाँ पे लेवलिंग सही है, लेवलिंग में आपके पास दो इंस्ट्रूमेंट होता है, एक तो होता है लेवल और दूसरा आपका होता है स्टाफ। एक जो सर्वेयर होता है वो यहाँ पे लेवल के पास खड़ा होता है जो कि रीडिंग को पढ़ता है, और दूसरा सर्वेयर जो होता है, दूसरा जो सर्वेयर होता है वो आपके स्टाफ को पकड़ता है। स्टाफ कुछ नहीं, स्केल होता है, स्टाफ कुछ नहीं, स्केल है, ठीक है। जनरली 4 मीटर का आपका स्टाफ होता है, इसमें आप रीडिंग को पढ़ते हो। तो देखो, प्रोफाइल लेवलिंग तो आप करते हैं लेवल की हेल्प से, रेसिप्रोकल लेवलिंग भी करते हैं आप, एंगल नहीं करता मेजर भाई। जो डंपी लेवल है वो आपके एंगल मेजरिंग डिवाइस नहीं, उससे सिर्फ आप एलिवेशन फाइंड करते हैं। मतलब कि आपको अगर हाइट फाइंड करना है, किसी दो पॉइंट को हाइट निकालना है, वहां का कितना उसका हाइट है, एलिवेशन है, डेप्थ कहीं का पता करना है, तो आप लेवल का यूज करते हैं। वर्टिकल एंगल नहीं निकालता, इसलिए ऑप्शन 3 हो जाएगा। कैन नॉट बी यूज बोला है ना। देखो, लेवल आपको सिर्फ एलिवेशन देता है, एंगल मेजरिंग डिवाइस नहीं है लेवल। तो अगर हॉरिजॉन्टल एंगल बोले चाहे वर्टिकल एंगल बोले, कुछ भी मेजर नहीं करता लेवल आपका, ना तो हॉरिजॉन्टल एंगल ना तो आपका वर्टिकल एंगल। अब एंगल के लिए आप थियोडोलाइट का यूज करता है। आपको जब भी आप एंगल का बात करेगा, एंगल, तो आप थियोडोलाइट का यूज करते हैं एंगल के लिए। या तो फिर आपके पास कंपास हो, आपके पास कंपास हो, लेकिन कंपास से करता है, कंपास की हेल्प से आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंगल निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल। अगर आपको वर्टिकल एंगल निकालना है तो आपको थियोडोलाइट का ही यूज करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो लेवल की हेल्प से, एंगल मेजरिंग डिवाइस नहीं है लेवल, लेवल से आप सिर्फ लेवलिंग करते हैं। तो कंटूर में क्या करते हैं हम लोग, कंटूरिंग में एंगल से कोई लेना देना नहीं है, कंटूर में आप एलिवेशन फाइंड करते हैं, एलिवेशन ही निकालते हैं कंटूर में। तो कंटूरिंग भी करते हैं आप लेवल की हेल्प से, रेसिप्रोकल लेवलिंग भी करते हो, प्रोफाइल लेवलिंग भी करते हो, लेकिन एंगल से लेवल का कोई भी लेना देना नहीं है, एंगल मेजरिंग डिवाइस नहीं है, ना तो हॉरिजॉन्टल एंगल ना तो वर्टिकल एंगल। इसलिए आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है सौमिक, नन नहीं होगा इसका आंसर, एंगल नहीं मेजर करता लेवल आपका। क्लियर है क्या? एंगल अगर थियोडोलाइट बोलता तो थियोडोलाइट से आप एलिवेशन भी निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल भी निकालते हैं, वर्टिकल एंगल भी निकालते हैं, तीनों मेजर करता है थियोडोलाइट आपका, ठीक है। कंपास की बात करें तो कंपास सिर्फ आपका हॉरिजॉन्टल एंगल देता है, वर्टिकल नहीं देता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए। आ थियोडोलाइट मेजर, फोर्थ क्वेश्चन बोलता है कि थियोडोलाइट से आप क्या मेजर करते हैं। ऑप्शन ए बोलता है हॉरिजॉन्टल एंगल ओनली, सेकंड बोलता है वर्टिकल एंगल ओनली, थर्ड बोलता है हॉरिजॉन्टल एंगल एंड वर्टिकल एंगल, फोर्थ बोलता है बोथ एंगल एंड डिस्टेंस, और फिफ्थ बोलता है नन ऑफ द ऑप्शन। अब बताइए थियोडोलाइट क्या करेगा, थियोडोलाइट क्या करेगा? सौमिक 3 बोल रहे हैं, बाकी देखिए, हॉरिजॉन्टल एंगल तो करता है, वर्टिकल एंगल भी करता है, ठीक है। अब ऑप्शन 3 में दोनों लिख दिया है तो ये भी होगा। अब बोथ एंगल एंड डिस्टेंस, तो डिस्टेंस नहीं मेजर करता थियोडोलाइट, डिस्टेंस नहीं करता। डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, या तो चेन का आप यूज करिए या तो टेप का यूज करिए, चेन या टेप का यूज करिए डिस्टेंस के लिए, ठीक है। लेकिन एंगल को करता है, अगर एंगल के साथ यहाँ पे बोलता है एलिवेशन, एंगल के साथ बोलता अगर एलिवेशन, तब भी आपका आंसर सही होता। अगर आपको ऑप्शन में बोलता है ना कि हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, एलिवेशन भी, तो आप ये वाले को टिक करते, तो यहाँ पे एलिवेशन को तो कुछ बोला नहीं है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है आंसर आपका सौमिक, ठीक है। यहाँ पे तीसरा वाला हो जाएगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, तो ध्यान देंगे इस चीज को, ठीक है। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है आपको पता होना चाहिए, और किस किस सर्वे में आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करें आपको भी पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन पूछ लेता है इससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एलिडेड इज यूज्ड फॉर, एलिडेड का आप यूज क्यों करते हैं? साइटिंग करने के लिए ऑब्जेक्ट को, सेंटरिंग करने के लिए,
ट्रांसफरिंग ऑफ द ग्राउंड पॉइंट, मेकिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट, या बोलते नन ऑफ द ऑप्शन। एलिडेड, एलिडेड का आप यूज करते हैं किसमें, तो प्लेन टेबल सर्वे में। प्लेन टेबल सर्वे में आपका एलिडेड यूज आता है। अब इससे करते क्या है, मैं आपको अब इससे पहले ही बताई कि साइटिंग करने का काम आता है। साइट, ऑब्जेक्ट को आपको साइट करना है, देखना है, उसको लोकेट करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एलिडेड का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट आइए। अर्न एन अंडरग्राउंड प्लान शो स्पॉट लेवल ऑन। अंडरग्राउंड प्लान में आप स्पॉट लेवल कहाँ पे शो करते हैं, रूफ ऑफ वर्किंग के लिए, साइड ऑफ गैलरी, फ्लोर ऑफ वर्किंग, रूफ एंड फ्लोर बोथ, एंड नन ऑफ द ऑप्शन। याद करने जैसा है ये। अंडरग्राउंड प्लान में आपको जो स्पॉट लेवल होता है ना, आपको क्या क्या शो करते हैं, अगर फ्लोर में कहीं पर काम चल रहा है, फ्लोर ऑफ वर्किंग, तो उसके लिए आप शो करते हैं स्पॉट लेवल। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कंटूर ऑफ डिफरेंट एलिवेशन, कंटूर ऑफ डिफरेंट एलिवेशन कैन क्रॉस ईच अदर। आपका कोई कंटूर है, अलग अलग एलिवेशन का है, तो वो कहाँ पे क्रॉस करेगा एक दूसरे। देखो कंटूर का एक डेफिनेशन होता है कि कोई भी जो कंटूर, कंटूर होता क्या है ऐसा, ये कंटूर है। तो कंटूर का एक डेफिनेशन होता है, कंटूर जो लाइन होती है, इमेजनरी लाइंस होती है, जो कि इक्वल एलिवेशन को क्या करता है, जोड़ के बनता है। अगर मैं इसका एलिवेशन निकालूं, एलिवेशन होता क्या है, किसी एक रेफरेंस डेटम से, किसी एक रेफरेंस डेटम से किसी पॉइंट की हाइट को क्या बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इक्वल एलिवेशन के पॉइंट को आप ज्वाइन करें और एक लाइन बनाएं, तो इस इमेजिनरी लाइन को आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंटूर बोलते हैं। क्लियर है, चलिए। तो दो कंटूर लाइन एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं, लेकिन बोल रहा है कि क्रॉस करेंगे, तो कब क्रॉस करेंगे, जब वर्टिकल क्लिफ हो, ओवर हैंगिंग क्लिफ हो, वैली में, डिप्रेशन में, नन ऑफ द ऑप्शन। कंटूर का डेफिनेशन क्या है कि कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन केस है कि दो कंटूर अलग अलग एलिवेशन के हैं पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो कब क्रॉस कर सकते हैं, कब क्रॉस कर सकते हैं, जब आपका क्या हो, जब आपका क्या हो, ओवर हैंगिंग क्लिफ हो। ओवर मतलब कि ऐसा मान लो कोई पॉइंट है, कोई लटका ऐसा कुछ ऐसा निकला हो, पहाड़ी है लेकिन आगे से निकली हुई है, उसको बोलते हैं ओवर हैंगिंग क्लिफ। तो जब भी आप ओवर हैंगिंग क्लिफ कहीं पे आता है, इसका आप कंटूर ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो आपका ना कंटूर क्रॉस हो, दो अलग अलग एलिवेशन का कंटूर भी क्रॉस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, सही है आपका आंसर। ठीक है, ओवर हैंगिंग क्लिफ के कंडीशन में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछता कि यूनाइट होकर एक स्ट्रेट लाइन बनाता है कंटूर, कंटूर क्या करे, अलग अलग एलिवेशन का हो और वो क्या करे, स्ट्रेट लाइन बनाए, मतलब एक कंटूर पर यहाँ बना, दूसरा कंटूर भी यहीं पे ऐसा बन रहा है, यूनाइट टू फॉर्म वन, एक पॉइंट पे आ रहे हैं, तो ऐसा कब होता है, तो वर्टिकल क्लिफ कहीं पे आए, मतलब कोई पॉइंट अगर ऐसा आपका है, ऐसे खड़ी आपकी पहाड़ी है कोई, तो इसका आप कंटूर ड्रॉ करते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन पे सारा कंटूर एक के ऊपर ऐसा आता है। तो वर्टिकल क्लिफ में स्ट्रेट लाइन जैसा बनता है, और ओवर हैंगिंग क्लिफ में एक दूसरे को क्रॉस करता है। तो ध्यान देंगे, दो इसके एक्सेप्शन केस होते हैं कंटूर में। नहीं तो कंटूर एक आपकी इमेजनरी लाइन है जो कि इक्वल एलिवेशन के पॉइंट को ज्वाइन करके बनता है, और वो एक दूसरे को कट नहीं करता है, लेकिन एक्सेप्शन है कि ओवर हैंगिंग क्लिफ के कंडीशन में वो क्रॉस करता है, और वर्टिकल क्लिफ में वो स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट स्ट्रेट में आता है कंटूर एक के ऊपर एक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। फॉर रेंजिंग अ लाइन द नंबर ऑफ रेंजिंग रॉड रिक्वायर्ड इज। आपको एक लाइन को रेंजिंग करना है, तो आपको कितने, आपको रेंजिंग रॉड्स की रिक्वायर्ड होती है, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 3, थर्ड बोलता है एटलीस्ट 4, फिफ्थ बोलता है एटलीस्ट 5, एटलीस्ट 1। आपको रेंजिंग करना है, रेंजिंग, कितने आपको रेंजिंग रॉड लगेंगे, क्या होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए ध्यान देंगे, रेंजिंग कहाँ पे यूज करते हैं, जनरली आप यूज करते हैं लीनियर मेजरमेंट में। लीनियर मेजरमेंट मतलब कि आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसी पॉइंट का फाइंड करना है, कोई पॉइंट है ए और कोई पॉइंट है बी, इसका आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप लगाते हैं रेंजिंग रॉड, ताकि आपका लाइन कैसा बने, स्ट्रेट बने।
लाइन आपकी स्ट्रेट बने उसके लिए आपका क्या लगाते हैं, रेंजिंग रॉड अप्लाई करते हैं। तो रेंजिंग रॉड कितने जरूरत होते हैं आपको, एटलीस्ट 3, आपको 3 तो चाहिए ही, एटलीस्ट 3। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, एटलीस्ट 3। ठीक है आपका आंसर सौमिक, ठीक है, एटलीस्ट 3 आपको रेंजिंग रॉड रिक्वायर्ड होते हैं। ज्यादा आप कर ले सकते हैं लेकिन एटलीस्ट पूछा था तो एटलीस्ट 3 तो आपको चाहिए ही करने के लिए। नेक्स्ट आइए, इन अ टिल्टिंग लेवल द टेलीस्कोप। देखो लेवल आपका दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल डंपी लेवल रहता है, एक दूसरा होता है टिल्टिंग लेवल। टिल्टिंग मतलब हल्का सा झुकेगा, वो टिल्ट होगा हल्का सा, ठीक है। इसमें ऑप्शन बोलता है इज रिजिडली फिक्स्ड विद द लेवल ट्यूब, मतलब वो बोलता है कि लेवल ट्यूब बिल्कुल फिक्स रहेगा। दूसरा बोलता है इज कैपेबल ऑफ सम मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू द लेवल ट्यूब इन वर्टिकल प्लेन। तीसरा बोलता है कैन रोटेट अप टू 90 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन। फोर्थ बोलता है कैन रोटेट फ्रीली इन वर्टिकल प्लेन, नन ऑफ द ऑप्शन। क्या होगा इसका आंसर, टिल्टिंग, टिल्टिंग लेवल। देखो टिल्टिंग लेवल तो है, आपका जो जनरली लेवल होता है डंपी लेवल, डंपी लेवल वो ऐसा फिक्स होता है। अगर हम सिंपल लेवल की बात करें तो वैसा फिक्स होता है, वो उसमें थोड़ा ही मूवमेंट, मतलब हल्का से भी वो टिल्ट नीचे ऊपर नहीं होता। लेकिन अगर हम टिल्टिंग लेवल की बात करें तो टिल्टिंग लेवल ना स्मॉल मूवमेंट, थोड़ा मूवमेंट, ऐसा भी नहीं है कि थ्योराइट जैसे पूरा घूम जाएगा उसका उसका टेलीस्कोप। जब थ्योराइट का आप टेलीस्कोप को देखेंगे तो पूरा वो 360 डिग्री घूम जाता है, ऊपर से नीचे गोल पूरा घूम जाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में भी वर्टिकल में भी। लेकिन अगर आप टिल्टिंग लेवल की बात करते हैं तो उसमें ना कुछ मूवमेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू लेवल टू इन वर्टिकल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन में थोड़ा सा मूवमेंट होता है, ऐसा भी नहीं कि पूरा मूवमेंट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन 2 से हो जाएगा, इसमें ध्यान देंगे टिल्टिंग लेवल के लिए। जनरल जो आपको डंपी लेवल आप देखे भी होगे अपने कॉलेज वगैरह में जब किए होगे सर्वे, ठीक है, तो जो लेवल मिला होगा आपको जिन्हें डंपी लेवल होगा, तो डंपी लेवल मूव नहीं करता, वो तो रिजिडली फिक्स्ड होता है, ठीक है, फिक्स होता है। उसमें जो टेलीस्कोप होता है बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता उसमें, लेकिन जो टिल्टिंग लेवल होता है ना उसमें हल्का मूवमेंट होता है आपका, वर्टिकल प्लेन में वो सब मूवमेंट अलाउ करता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आइए, इन चेन सर्वे स्लोप करेक्शन इज। चेन सर्वे पर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्शन आपने देखा होगा कि इनकरेक्ट लेंथ का करेक्शन होता है, स्लोप करेक्शन होता है, सैग होता है, पुल होता है, मीन सी लेवल होता है, ठीक है। ऐसे पर डिफरेंट डिफरेंट करेक्शन है, उनमें से बोलता है कि जो स्लोप करेक्शन होगा वो कैसा होगा। ऑप्शन 1 बोलता है ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, या कंपनसेटिंग, या नन ऑफ द ऑप्शन। तो मैं इसके लिए आपको बोली भी हूँ, जितने भी आपसे एस वाले हैं, स्लोप हो गया, सैग हो गया, मीन सी लेवल का एस हो गया, मिस अलाइनमेंट हो गया, मिस अलाइनमेंट हो गया, ये ऐसे करेक्शन है। एस एस मतलब कि सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, नेगेटिव होता है, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये ऐसे करेक्शन के हम हमेशा क्या होंगे, ऑलवेज नेगेटिव करेक्शन है। कैसे हैं, ऑलवेज नेगेटिव, इसलिए ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है सौम्य आपका, ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव। स्लोप बोले, सैग बोले, मीन सी लेवल बोले, मिस अलाइनमेंट बोले, ये 4 ऐसे करेक्शन है जो कि हमेशा क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। चलिए नेक्स्ट आइए, इन सर्वेइंग कंटूर्स आर लाइन ऑफ इक्वल, क्या सर्वे में जो कंटूर होते हैं आर लाइन्स ऑफ इक्वल लेंथ, एलिवेशन, बियरिंग, लैटिट्यूड, नन ऑफ द ऑप्शन। कंटूर्स क्या है, लाइन ऑफ इक्वल, लाइन ऑफ इक्वल, एलिवेशन, वेरी गुड, ठीक है, एलिवेशन इक्वल, क्या एक ही एलिवेशन के पॉइंट को आप ज्वाइन कर दिए, जो आपको ये ड्रॉ हुआ है सर्कल, इसी को आप क्या बोलते हैं, कंटूर बोलते हैं। कंटूर इमेजनरी लाइन है, ठीक है, इमेजनरी लाइन है। नेक्स्ट आइए, इन द अंडरग्राउंड कोल माइन प्लान द सरफेस कंटूर ड्रॉन एट वर्टिकल इंटरवल नॉट एक्सीडिंग। अंडरग्राउंड कोल माइन प्लान जो बनता है, जो जो सरफेस ड्रॉ होगा कंटूर का, उसका इंटरवल कितना लेते हैं आप, इंटरवल मतलब दो कंटूर के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको कंटूर इंटरवल बोलते हैं। वर्टिकल जो भी आपका डिस्टेंस होगा दो कंटूर के बीच में, उसको आप क्या बोलते हैं, कंटूर इंटरवल बोलते हैं। तो अंडरग्राउंड के लिए पूछा है आपसे, अंडरग्राउंड कोल माइन के लिए ध्यान देंगे 5 मीटर, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, 5 मीटर होता है कंटूर। और देखो जो कंटूर अगर आपने एक प्लान बनाया है तो जो उसमें कंटूर इंटरवल होता है वो हमेशा
क्या होता है, फिक्स होता है, उसको आप चेंज नहीं करते कि आप कहीं पे 5 मीटर लिए, कहीं पे 6 ले रहे हो, कहीं पे 7, ऐसा नहीं करते। तो किसी एक प्लान के लिए जो कंटूर इंटरवल होती है वो क्या होती है, सेम होती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान देंगे। एक बार एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना था कि क्या चीज आपका कांस्टेंट रहता है, तो जो आपका कंटूर का इंटरवल होता है वो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सेलेक्टिंग सर्वे स्टेशन। जब आप सर्वे स्टेशन सेलेक्ट करते हैं तो कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर को आप कंसिडर करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इंटरविजिबिलिटी, इंटरविजिबिलिटी एंड वेल कंडीशन ट्राइंगल, एसेसिबिलिटी एंड डिस्टेंस, नन ऑफ द ऑप्शन। सर्वे स्टेशन जब आप सेलेक्ट करते हैं सर्वे स्टेशन, तो किस इंपॉर्टेंट फैक्टर को आप ध्यान में देते हैं? तो देखो इसमें आप याद रखना कि इंटरविजिबिलिटी होनी चाहिए और आपका वेल कंडीशन ट्रायंगल बने। क्योंकि देखो जब भी आपको पास एक कोई प्लॉट है, इसको आपको इसमें आपको सर्वे स्टेशन मार्क करने हैं, तो आप ऐसे पॉइंट को चूज करते हैं कि जहां से इंटर मतलब इस पॉइंट से आपको ये पॉइंट विजिबल हो, ये पॉइंट विजिबल हो, मतलब यहाँ से आपको ये सारे पॉइंट्स क्या एक दूसरे से विजिबल हो, और इन पॉइंट की हेल्प से आपका जो ट्राइंगल बने वो वेल कंडीशन ट्राइंगल बने। अब वेल कंडीशन होता क्या है, ऐसा ट्राइंगल जिसका एंगल 30 डिग्री से कम ना हो और 120 डिग्री ज्यादा ना हो। कोई भी एंगल की जो वैल्यू है 30 से कम ना हो, 120 से ज्यादा ना हो, तो ऐसे ट्राइंगल का बोलते हैं वेल कंडीशन ट्राइंगल। जब भी आप सर्वे सेलेक्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका पॉइंट कैसा हो, इंटरविजिबिलिटी अच्छी हो, मतलब सारे पॉइंट्स विजिबल हो, और दूसरा उससे आपका वेल कंडीशन ट्राइंगल बने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, ऑन अ चेंज पॉइंट, जहां पे आपका चेंज पॉइंट होता है वहां पे क्या होता है, ऑप्शन ए ओनली अ बैक साइड इज टेकन, ऑप्शन सेकंड बोलता है ओनली फोर साइड इज टेकन, थर्ड बोलता है बोथ फोर साइड एंड बैक साइड आर टेकन, फोर्थ बोलता है एन इंटर साइड इज टेकन, या फिफ्थ नन ऑफ द ऑप्शन। चेंज पॉइंट क्या होता है, जैसे आप लेवल करते करते आ रहे हैं, लेवलिंग करते करते आप आ रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है कि यहाँ से आपको पॉइंट विजिबल नहीं हो रहा, तो आप अपना इस इंस्ट्रूमेंट को उठा के यहाँ पे ले आए, तो इसको आप बोलते हैं चेंज पॉइंट। अगर आप एक ही इंस्ट्रूमेंट से, जरूरी नहीं है कि पूरा आप सर्वे कर पाए, पूरी जगह का आप लेवलिंग ले पाए, ऊपर नीचे हो सकता है, ग्राउंड हो, दिख ना रहा हो, ठीक है, इंटरविजिबिलिटी ना हो, तो आप इस इंस्ट्रूमेंट को उठा के यहाँ पे ले आए, तो इसको आप बोल, ये जो आपने किया ना, इसको बोलते हैं, इस पॉइंट का बोलोगे चेंज पॉइंट। तो जब भी आपका चेंज पॉइंट आता है, आपको एक लेते हो आप पहले बैक साइड, फिर आप लेते हो फोर साइड यहाँ पे। तो जब भी चेंज पॉइंट आपको मिलता है, आपको दोनों देखने को मिलता है, एक बैक साइड मिलेगा, आपको फोर साइड मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा इसमें। जब भी आपको चेंज पॉइंट मिले, तो वहां पे आपको बैक साइड और फोर साइड दोनों मिलता है। जब भी आप अपना लेवलिंग स्टार्ट करते हैं, लेवलिंग का काम स्टार्ट करते हैं, तो आप जो आपका बेंच मार्क होता है, बेंच मार्क, इसमें सबसे पहला आप क्या लेते हैं, बैक साइड। ध्यान देंगे कि जब भी आप लेवलिंग करते हैं, जो पहला साइड आप लेते हैं उसको आप बोलते हैं बैक साइड। ठीक है, जो आपका लास्ट साइट होता है वो हमेशा फोर साइट होता है, और उसके बीच में जितने भी आपने साइट लिए हैं वो आप सब आपकी क्या होती हैं, इंटरमीडिएट साइट होती हैं। और जहां भी आपने अपना इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया, चेंज पॉइंट जहां मिला आपको, तो वहां पे आपको दो रीडिंग मिलता है, बैक साइड भी और फोर साइड भी। ये थोड़े मोड़े पॉइंट्स जो कि आपको लेवलिंग में ध्यान देने हैं। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, कि जब भी आप लेवल को आपने सेट किया, आप जो पहला रीडिंग लेते हो उसको आप हमेशा बैक साइड बोलते हो, जो आपने लास्ट रीडिंग लिया उसको आप फोर साइड बोलते हो, उसके बीच में जो भी पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं वो आपकी इंटरमीडिएट साइड हो गई। ठीक है, अब लेकिन अगर आपने अपना इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया है, चेंज किए हो, तो जहां आपका चेंज पॉइंट होता है उस पॉइंट पे आपको एक बैक साइड मिलता है और फोर साइड भी मिलता है। तो यहाँ पे चेंज पॉइंट के लिए पूछा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फोर साइड एंड बैक साइड आर टेकन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आइए, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को चेंज पॉइंट नहीं, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन आपका चेंज पॉइंट नहीं होता स्वामी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जैसे मान लीजिए ये भी आपका इंस्ट्रूमेंट, इस्तेमाल लीजिए कोई पॉइंट है आपका ये, ठीक, आपने यहाँ सर्वे स्टार्ट किया, मान लीजिए इस पॉइंट से आपने सर्वे स्टार्ट किया, यहाँ अपना इंस्ट्रूमेंट को रखा आपने, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है आपका ये पी, तो आप सबसे पहले जब आपने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया पी पे, आपको यहाँ पर लेवलिंग करना है आगे, तो आपको कोई पॉइंट रहेगा बेंच मार्क, यहाँ पे स्टार्ट होकर काम करना, इस बेंच मार्क को कुछ भी आप मान लोगे रैंडम, यहाँ में स्टाफ को रखोगे, और जो पहली रीडिंग लोगे उसको आप बैक साइड बोल दोगे।
ठीक, ये रखा आपने। अब आप मान लीजिए यहाँ पे साइट किया, आप यहाँ पे साइट किए, यहाँ पे साइट किए, यहाँ पे साइट किए, एक ही इंस्ट्रूमेंट मतलब एक ही जगह पे पी पे आपने सेट किया, तो पी आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है। पी क्या है आपका? पी जो है आपका वो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है पी। ठीक, आपने ये रीडिंग लिया, मान लीजिए ए आपका पॉइंट हो गया, मैं इसको नाम देती हूँ ए। ये पॉइंट आपका हो गया ए, तो ए पे आपने रखा तो आपको बैक साइड मिला। आपने बी पे रखा अपने स्टाफ को, सी पे रखा स्टाफ को, डी पे रखा स्टाफ को, ई पे रखा स्टाफ को। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, तो जो आपका पी आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेशन हो गया। ए पे जो आपने रीडिंग लिया तो ए पे आपको मिला बैक साइड। ए पे क्या मिला आपको? ए पे जो भी रीडिंग मिला उसको आप बैक साइड बोलेंगे। ठीक है, अब आपने बी पे रखा स्टाफ, फिर सी पे रखा, फिर डी पे रखा, ऐसे करके आपने आगे पूरा सब सर्वे करते जा रहे हो। मान लीजिए आपका लास्ट पॉइंट आपका ई है, इसी इंस्ट्रूमेंट से, तो ये आपका जो ई पॉइंट मिलेगा ना, ई पॉइंट जो भी आपने रीडिंग पढ़ा, ये आपके लिए हो जाएगा फोर साइड। ये आपके लिए हो गया, क्योंकि आपका ई लास्ट है मान लीजिए, तो ई आपका हो गया फोर साइड। ठीक, अब इसके बिटवीन में, बैक साइड और फोर साइड के बिटवीन में जितने भी पॉइंट्स आपको मिले हैं, जितने भी पॉइंट्स, ये सारे आपके इंटरमीडिएट साइड हैं। क्या आपके इंटरमीडिएट साइड? एक स्टाफ पॉइंट में ही बोथ फोर साइड बैक साइड जब लेंगे, हाँ वो आपका चेंज पॉइंट होता है सौमिक। तो मैं इसे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को रखा, इस पी पॉइंट पर रखा आपने, आपने अपना इंस्ट्रूमेंट को चेंज नहीं करा, इसी पॉइंट पर रख के मान आपको सारा पॉइंट विजिबल हो गया, आपको इतना ही करना था। तो आपके लिए पी आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेशन हो गया। जो आपने ए पर रखा आपने स्टाफ, तो यहाँ पे जो रीडिंग में उसको बैक साइड हो गया। जो आपने यहाँ से लास्ट रीडिंग पढ़ा वो आपका फोर साइड हो गया। इसके बिटवीन में जितने ही पॉइंट्स आपने लिए, ये सारे आपके इंटरमीडिएट हो गए। क्लियर है? अब मान सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन देखो, मैं यहाँ मान देती हूँ। सेकंड कंडीशन लेके चलते हैं कि ये मान लीजिए ग्राउंड है, ये ग्राउंड है कुछ ऐसी। ठीक है, ये ग्राउंड है, आप यहाँ पे अपना इंस्ट्रूमेंट को रखे, ये आपने लिया, ये आपका बैक साइड हो गया। ठीक, आपने एक और रीडिंग पढ़ा, एक और पढ़ा, मतलब दो रीडिंग पढ़ लिया आपने। ठीक, इस पी पी पे अपना इंस्ट्रूमेंट रखा, आपने एक रीडिंग लिया, ये लिया, तो पहला पॉइंट बैक साइड हो गया। ठीक, अब मान लो आपको यहाँ से, अब आपको क्या करना है, ये इंस्ट्रूमेंट को चेंज करना है, आपको चेंज करने का मन है। ठीक है, अब कंडीशन कुछ भी हो सकता है चेंज करने का। आपने चेंज करके इस इंस्ट्रूमेंट को उठा के आप यहाँ लेके आ गए, यहाँ लेके आ गए। ठीक, अब आप क्या करोगे, इसी पॉइंट पहले आप लोगे एक बैक साइड, फिर आगे का रीडिंग पढ़ना चालू करोगे आगे का। तो अगर आप, ये आपका यहाँ आपका दो पॉइंट हो गए, पी भी आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, क्यू भी आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है। ठीक, यहाँ पे लिया बैक साइड, और अगर ये आपका लास्ट पॉइंट पढ़ते आपका फोर साइड हो गया, और इस बीएस और एफएस के बीच में जितने पॉइंट्स हैं सारे आपके आईएस हो गए, ये सारे आपके आईएस हो गए, ये आपका आईएस हो गया और ये आपका एफएस हो गया। तो जहां आपका, ये आपका क्यू आपका चेंज पॉइंट, यहाँ पे क्यू क्या है आपका? चेंज पॉइंट, सीपी में ये चेंज पॉइंट। तो इस क्यू पे आपको बैक साइड मिला, आपको आईएस मान लीजिए, अगर आईएस है तो आईएस या एफएस भी मिलेगा आपको। क्लियर है क्या? तो जब भी चेंज करते हैं, तो इस चेंज पॉइंट से पहले आप पहले एक बैक साइड लेते हैं पिछले वाले पॉइंट पे, उसके बाद फिर आप आगे का काम करते हैं। अगर यही लास्ट होता तो आपका ये फोर्थ हो जाता। अगर उन दोनों के बीच में बिटवीन और आपने रीडिंग लिया तो आपका आईएस हो जाएगा, इंटरमीडिएट साइड। बैक साइड और फोर साइड के बीच में जितने भी आप रीडिंग लोगे ना, सारे आपके इंटरमीडिएट साइड कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर जाइए। प्रिज्मेटिक कंपास, दो टाइप के कंपास होते हैं आपके पास। थर्ड नंबर स्टाफ पॉइंट को ही चेंज पॉइंट है, थर्ड नंबर स्टाफ पॉइंट को ही चेंज पॉइंट है। अब इसको बोल रहे हो आप, ये पॉइंट नहीं, जो आपका ये जो क्यू पॉइंट है ना, क्यू आपका चेंज पॉइंट है।
तो जब जब इसके लिए आप टेबल बनाएंगे ना, जब टेबल बनाओ कुछ आपका ऐसा बनेगा टेबल, ये स्टेशन हो जाएगा, स्टेशन, फिर ये आपका रहेगा बैक साइड, ये रहेगा आपका इंटरमीडिएट साइड, ये रहेगा आपका फोर साइड, ऐसा कुछ टेबल बनेगा इसका। यहाँ पे रहेगा एच आई, यहाँ पे रहेगा आपका आर एल, ऐसा। तो यहाँ पे स्टेशन में आपका, जैसे आपको ये पॉइंट मिला, ये वाला, मान लीजिए मैं इसको नाम दे देती हूँ 1 2, तो समझ में आएगा। ये मान लीजिए 1 पॉइंट है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे आपका ये तो, और यहाँ अच्छा यहीं पे आपका 4 भी यहीं पे है, फिर ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ऐसा कुछ। तो बैक साइड पे आपको 1 मिला, आई एस जो आपका पॉइंट है, ये आपको 2 यहाँ मिला, एफ एस आपको 3 मिला, फोर साइड। वापस इसी पॉइंट को यहाँ पे 4, ये आपको बैक साइड मिला है इस पॉइंट पे आपको, तो इस वाले पॉइंट को आप चेंज पॉइंट बोल देंगे। आप मतलब बोल सकते हो आपके यहीं पे आपका चेंज पॉइंट है, वहां आपको बी एस एफ एस दोनों मिल रहा है। ठीक बोल रहे हो वैसे आप, ठीक है, कि जहां आपने स्टाफ रखा है लास्ट वाला है, वहीं पे तो आपको दोनों उसी पे आप लिखोगे। यही आपका चेंज पॉइंट, 3 पॉइंट में आपको एफ एस मिला और यहाँ पे आपको बैक साइड मिला फोर्थ पॉइंट पे, तो इसी को आप सीपी बोलते हैं, चेंज पॉइंट। तो इंस्ट्रूमेंट जहां आपने चेंज उसे पहले, स्वामी यहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आ, यहाँ पे तो पीआईक्यू वाला क्लास चल रहा है ना, जहां मैं डिटेल में एक्सप्लेन की हूँ ना, टेबल बना के, टेबल का डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं क्लास में, एक बार वहां पे चेक करना, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगी इसको। एक बार से क्लास देखिएगा इसका, ठीक है। समझ गई, ओके, चलिए फिर। चलिए यहाँ पे आइए, प्रिज्मेटिक कंपास। तो जनरली आपके पास दो तरह का कंपास होता है, एक होता है आपका सर्वेयर और दूसरा होता है प्रिज्मेटिक। सर्वेयर और प्रिज्मेटिक, यहाँ पे क्या पूछा है आपसे कि प्रिज्मेटिक कंपास गिव्स फर्स्ट क्वाड्रेंट बियरिंग, सेकंड रिड्यूस्ड बियरिंग, थर्ड होल सर्कल बियरिंग, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड रिड्यूस, या फिफ्थ नन ऑफ द ऑप्शन। देखिए दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिज्मेटिक और सर्वेयर, ठीक है, दोनों के डिफरेंस से क्वेश्चन बनाता है। तो मैं आपको इसे पिछली वाले पीआईक्यू क्लास में दोनों के बीच का जो डिफरेंस है प्रिज्मेटिक में और सर्वेयर में पूरा एक्सप्लेन की हूँ, ठीक है। तो एक बार इसके पहले वाले लेक्चर को देख लेना, अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना दोनों का डिफरेंस को, कि दोनों का लीस्ट काउंट में क्या होता है, दोनों के जो मिडल होते हैं वो कैसे होते हैं, जो रीडिंग होती है वो कैसी होती है, नॉर्थ में क्या वैल्यू होता है, साउथ में क्या वैल्यू होता है, तो एक बार क्लियर कर लें, ठीक है। तो प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है ना, डब्ल्यूसीबी सिस्टम में लिखा होता है वैल्यू, डब्ल्यूसी मतलब 0 से लेके 360 डिग्री पूरा रहेगा, और वही क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट और रिड्यूस एक ही चीज होता है, इसमें आपके 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में वैल्यू लिखा होता है, ठीक। तो जो आपका सर्वेयर कंपास होता है उसमें आपका क्वाड्रेंट बियरिंग सिस्टम में वैल्यू लिखा होता है, प्रिज्मेटिक कंपास आपके डब्ल्यूसीबी सिस्टम में होगा, तो आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा यहाँ पे, डब्ल्यूसीबी। क्लियर है, प्रिज्मेटिक कंपास आपको डब्ल्यू सी में रीडिंग देता है। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, क्या बोलता है, सर्वे विच आर कैरिड आउट टू डेपोजिट माउंटेन, रिवर, वाटर बॉडीज, वुडेड एरिया एंड अदर कल्चरल डिटेल आर नोन एज। आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे हैं, तो किस सर्वे में आप माउंटेन, रिवर, वाटर बॉडी, अगर कोई कहीं पे बहुत सारे पेड़ वेड़ है उसके एरिया को कल्चरल डिटेल किस में देते हो, सिटी सर्वे में, गाइड मैप में, टोपोग्राफिक सर्वे में, कैडेस्ट्रल में, या फिर हाइड्रोग्राफिक सर्वे में। डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वे आपके पास है, ठीक है, ये सारे टाइप के सर्वे होते हैं। तो किसमें आप माउंटेन का डिटेल, रिवर का डिटेल, वाटर बॉडीज का डिटेल देते हो, तो ध्यान दो, टोपोग्राफी जो सर्वे बनता है आपका,
टोपोग्राफी सर्वे आप करते हैं तो उसमें आप माउंटेन कहाँ पे है, कहाँ पे रिवर आपका आ रहा है, कहाँ वाटर बॉडी है, कहाँ पे आपके पेड़ हैं, वहां का कल्चर, कहाँ मार्केट लगता है, कब, उस तरह का जो भी डिटेल आप देते हो टोपोग्राफी में सर्वे में करते हो। ध्यान देंगे, टोपोग्राफी सर्वे में आप ये सारे पॉइंट्स को शो कराते हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए। द क्लोजिंग एरर, द क्लोजिंग एरर इन अ क्लोज ट्रैवर्स इज एडजस्टेड बाय, क्लोजिंग एरर, क्लोजिंग एरर, क्लोज ट्रैवर्स सर्वे। देखो आपका दो टाइप का सर्वे होता है, ओपन ट्रैवर्स बनता है, आपका क्लोज ट्रैवर्स भी बनता है। अगर आपका एक किसी पॉइंट से ट्रैवर्स शुरू हुआ है, कहीं से ट्रैवर्स आपका शुरू हुआ है और यहीं पे आके प्रॉपरली मीट कर गया ऐसे, तो ऐसे ट्रैवर्स को आप क्लोज ट्रैवर्स बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ट्रैवर्स फील्ड में सर्वे करके ले आए, सर्वे करके आप ले आए और जब ड्रॉ कर रहे हो तो ये मीट नहीं हो पा रहा, मीट नहीं हो पा रहा इस पॉइंट जहां से आपका शुरुआत हुआ था, यहाँ पे अगर ये मीट नहीं कर पा रहा तो ऐसी एरर को आप क्लोजिंग एरर बोलते हैं। इसी एरर को क्या बोलते हो आप? क्लोजिंग एरर। ठीक है, अब क्लोजिंग एरर को अगर आपको इस, अब आप वापस तो सर्वे करने जाओगे नहीं फील्ड में, एक बार सर्वे करके तो आ गए हो, अब वापस तो करने जाएंगे तो इसको हम लोग को ना एडजस्ट करना पड़ता है। तो एडजस्ट करने पर डिफरेंट मेथड्स हैं आपके पास ट्रैवर्स में। देखो लेहमैन रूल नहीं है, क्योंकि लेहमान किसका है, लेहमैन किसका है, लेहमैन रूल भी है आपके पास, लेकिन ये कहाँ का है, जो आप प्लेन टेबल सर्वे में आपके पास जो रीसेक्शन ओरिएंटेशन मेथड है उसके अंदर ये लेहमैन रूल आता है 2.3 पॉइंट प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे ऐसा कोई रोल नहीं है, स्लाइड रूल भी ऐसा कुछ नहीं है, सिम्पसन रूल भी नहीं है, तो एरिया निकालने का काम आता है, ट्रेपेजॉइडल रूल भी नहीं है, तो एरिया और वॉल्यूम के कैलकुलेशन के लिए होता है। बॉर्डिच रूल, बॉडीज है, एक्सिस है, तो आपके पास ये बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं जिसकी हेल्प से आप ट्रैवर्स की क्लोजिंग एरर को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, बॉडीज रूल है आपके पास। क्लियर है? बॉडीज है, इसमें ग्राफिकल है, एक्सिस मेथड, ऐसे दो चार मेथड है ट्रैवर्स में, चार मेथड है जिसकी हेल्प से आप एरर को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। The field observation and plotting of the plan proceed simultaneously in, फील्ड का ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग दोनों साइमल्टेनियस मतलब कि साथ साथ में हो जाता है। किसमें होता है? चेन सर्वे, ट्रैवर्स, कंटूरिंग, प्लेन टेबल एंड नन ऑफ द ऑप्शन। किसमें होता है भाई? किसमें होता है? फील्ड का ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग साथ ही साथ हो जाता है। किस सर्वे में होता है ऐसा आपके साथ? चेन सर्वे में, ट्रैवर्स में, कंटूर में, प्लेन टेबल में, फिर नन ऑफ द ऑप्शन। तो ध्यान देंगे कि प्लेन टेबल सर्वे का एक एडवांटेज है ये। प्लेन टेबल सर्वे में क्या होता है, आपके पास एक चार्ट पेपर होता है, आप चार्ट पेपर को लगाते हैं, कोई पॉइंट आप मान लीजिए आपको ये आपको प्लॉट करना है, तो क्या करते हैं आप, रॉड लगाए यहाँ पे, इस पॉइंट पर रॉड लगाए, ठीक है, और इसी पॉइंट को आप यहाँ मार्क करके बना दिए। तो आप जो सर्वे किया फील्ड में और आपका ये प्लॉटिंग दोनों एक साथ हो जाता है। यही इसका क्या है, प्लेन टेबल का एडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है प्लेन टेबल का? प्लेन टेबल एडवांटेज क्या है कि फील्ड का वर्क और ऑफिस का वर्क एक साथ हो जाता है, आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ता इसमें। आपको ये ट्रैवर्स बना था, आपका ट्रैवर्स बन जाता है। अब बाकी आप कंपास सर्वे करते हैं, फील्ड में आप वैल्यू लेके आते हैं, उसको आके ऑफिस में बैठते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, फिर बनाते हैं। चाहे चेन सर्वे आप चेन पूरा करके लेके आते हो फील्ड में, फील्ड को नोट डाउन करते हो, वापस ऑफिस में आते हो, फिर वहां बैठे काम करते हो। लेवलिंग में भी वैसे ही आप पूरा सर्वे करते हो फील्ड में, पूरे पॉइंट का लेवलिंग लेके आते हो, फिर आपका दो मेथड है ना, HI मेथड और राइज एंड फॉल मेथड, उससे पूरा प्लॉटिंग करते हो, फिर उसके बाद आप कैलकुलेशन करते हो, वो भी ऑफिस में करना पड़ता है। लेकिन प्लेन टेबल में क्या है, ऑफिस का काम और फील्ड का काम एक ही साथ साथ हो जाता है। ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है इसमें कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उनके घूमने का डर रहता है। इसमें बहुत सारे कि अगर आप लेवल में देखो तो एक आपका डंपी रहेगा, दूसरा स्टाफ रहेगा। लेकिन जब आप प्लेन टेबल सर्वे करते हैं, आपका प्लेन टेबल रहेगा, ट्राइपॉड रहेगा, एलडेड रहेगा, यू फॉर्क रहेगा, लेवल ट्यूब रहेगा, कंपास रहेगा, प्लम्बिंग फॉर्क रहेगा, तो आपका बहुत सारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं इसमें, वो उसका एक डिसएडवांटेज है। क्लियर है? चलिए, तो ध्यान देंगे एडवांटेज है प्लेन टेबल का कि फील्ड का ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग
प्लान की साथ साथ में हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट आइए, द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर दी। आपको किसी पॉइंट का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दे रहा है, इसका मतलब वो कौन सा कोऑर्डिनेट दे रहा है आपको, लीनियर कोऑर्डिनेट, प्लेन कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, एंगुलर कोऑर्डिनेट, या फिर नन ऑफ द ऑप्शन। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देने का क्या मतलब हुआ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देने का क्या मतलब हुआ, ये मान लीजिए ग्लोब है, ये इसमें इक्वेटर है, ऐसे इसमें जो पॉइंट्स सारे आपके लैटिट्यूड्स हैं, ये लैटिट्यूड है आपके, ये आपका, ये सारे पर क्या है आपके लॉन्गिट्यूड है, ये आपका लॉन्गिट्यूड है। अगर मेरे को इस पॉइंट का अगर लैट लॉन्ग मिल रहा है, मतलब आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं। अगर हम एक्स वाई का बात करते हैं तो ये आपको लीनियर प्लेन कोऑर्डिनेट देगा ऐसा। अगर मैं एक्स वाई की प्लेन की बात करूं, ये मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर मैं इसका बात करती हूँ एक्स वाई का, तो ये मेरा प्लेन कोऑर्डिनेट है, प्लेन में, ठीक है। लेकिन अगर मैं लैट लॉन्ग की बात करती हूँ, किसी पॉइंट का आपको देता है, तो आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के बारे में दिया है इस पॉइंट का, ठीक है। कोऑर्डिनेट मतलब होता है कि एक्स में कितना वैल्यू, वाई में कितना वैल्यू। लेकिन अगर लैट लॉन्ग दे रहा है मतलब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट दे रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आइए, द लाइन पासेस थ्रू जीरो डेक्लाइनेशन इज नोन एज, लाइन पासेस थ्रू जीरो डेक्लाइनेशन को क्या बोलते हैं, आइसोगोनिक, एगोनिक, डिप लाइन, कंटूर लाइन। तो कंटूर लाइन तो नहीं होगा भाई, कंटूर क्या है, इमेजिनरी लाइन जो कि इक्वल जो बनता है, इसका डेफिनेशन तो यही है। अब ये आइसोगोनिक क्या है, एगोनिक क्या है, डिप लाइन क्या है, सेकंड बोल रहे हैं एगोनिक। इसमें भी छोटा सा ट्रिक है, और दो पॉइंट इसमें, एक तो होता है डिप, एक होता है डेक्लाइनेशन। अब डिप यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। अब डिप क्या होता है, डिप में दो चीज है, डिप में एक बनता है ए क्लिनिक, एक बनता है आपका आइसोक्लिनिक, आइसोक्लिनिक। सेम इसे बनता है, एक बनता है एगोनिक, एक बनता है आइसोगोनिक, आइसोगोनिक। तो ध्यान देंगे, एस, एस मतलब सेम, या फिर बोले इक्वल। सेम या इक्वल डिप की बात करते हैं असल लाइन होता है आइसोक्लिनिक, सेम या इक्वल डेक्लाइनेशन के बोलते तो बोलता है आइसोगोनिक। अगर जीरो की बात करें, जीरो डिप मतलब ए क्लिनिक, जीरो डेक्लाइनेशन मतलब कि ए गोनिक। आपसे क्या पूछा है, जीरो डेक्लाइनेशन मतलब क्या होगा इसका आंसर, जीरो डेक्लाइनेशन यानी कि ए गोनिक, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है, ए गोनिक लाइन। तो ये चार पॉइंट्स है, डिप, डेक्लाइनेशन, उसमें ए क्लिनिक, आइसोक्लिनिक, ए गोनिक, आइसोगोनिक। तो एस एस मतलब कि सेम सेम, ठीक है, सेम या इक्वल बोले तो उसके लिए आइसोक्लिनिक होगा या फिर आइसोगोनिक होगा। अब डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिप या फिर डेक्लाइनेशन। और जीरो के लिए ए क्लिनिक और ए गोनिक, अब डिप पूछिए डेक्लाइनेशन, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आइए, द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम, मेन प्रिंसिपल क्या है सर्वे का, वर्क फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, लोअर लेवल टू हायर लेवल, पार्ट टू होल, फोर्थ बोलता है होल टू पार्ट, या पार्ट टू होल एंड होल टू पार्ट दोनों। मेन प्रिंसिपल, देखो सर्वे का दो मेन प्रिंसिपल है, जिसमें से एक यहाँ पे लिखा हुआ है, एक दूसरा भी है। दो सर्वे के मेन प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल क्या है, दो प्रिंसिपल है। एक प्रिंसिपल क्या है आपके पास, एटलीस्ट आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए सर्वे करने के लिए। सर्वे करना है आपको, आगे बढ़ना है, तो एटलीस्ट आपके पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए, तभी आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और दूसरा क्या बोलते हैं, जब आप सर्वे करते हैं आप होल से पार्ट में आते हैं, छोटे में आते हो, हो पहले पूरे होल से आप अंदर की तरफ पार्ट में आते हो। अब ऐसा क्यों करते हैं, ताकि आपका एरर कम से कम आए, आपका एरर कम से कम आए। नहीं तो अगर आप पार्ट से होल में जाएंगे तो आपका एरर बढ़ता जाएगा, और आपको एट लास्ट में बहुत बड़ा वैल्यू मिलेगा आपके एरर का। तो इसलिए हम लोग होल से पार्ट में आते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या बोला, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, सही है बिल्कुल आपका आंसर, ठीक है, होल टू पार्ट। ध्यान देंगे इस पॉइंट को, ठीक है। नेक्स्ट आइए, द मीन सी लेवल सरफेस इज अ, जो मीन सी लेवल का हम बात करते हैं, एमएसएल बोलते हैं इसको, एमएसएल। तो ये जो आपको जो मीन सी लेवल का जो सरफेस है,
वो आपको क्या शो करता है? हॉरिजॉन्टल सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस, फ्लैट सरफेस, लेवल सरफेस, नन ऑफ द ऑप्शन। मीन सी लेवल, मीन सी लेवल। एमएसएल जो होता है 19 ईयर्स के डेटा को आप लेते हैं, 19 ईयर्स के डेटा को रेफरेंस के लिए आप लेते हैं, रेफरेंस। इसको हम अपन डेटम मानते हैं, डेटम। रेफरेंस के लिए 19 ईयर्स के डेटा को आप कलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप एक रेफरेंस लेते हैं। अब इसी रेफरेंस से आप जब भी कोई डिजाइन करते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो आप एक डेटम बताते हैं कि इस डेटम से इतने ऊंचाई पे ये चीज है। तो एक रेफरेंस के, ताकि पूरे अगर हम इंडिया की बात करते हैं, आपका रेफरेंस पॉइंट रहे। अब मीन सी लेवल के डेटा को क्या किया हुआ है, जो हमारा सर्वे ऑफ इंडिया है, अलग अलग पॉइंट्स में, सारे स्टेट में, ठीक है, सारे स्टेट में, सारे डिस्ट्रिक्ट में आपको पॉइंट्स मार्क कर दिया है। अभी आपको हर जगह पॉइंट नहीं मिलेगा, कुछ अगर हिस्टोरिकल बिल्डिंग है आपके आसपास में, कहीं पर रेस्ट हाउस है, कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग है, रेलवे स्टेशन हो गया, तो ऐसे जगह पे आपको एमएसएल दे देता है, एक रेफरेंस बेंचमार्क देता है आपको, ठीक है। उसके रेफरेंस पे आप जब भी आप कहीं पे काम करते हो, उसका रेफरेंस लेके आप काम करते हैं। तो जो एमएसएल है आपका, मीन सी लेवल, जो समुद्र का लेवल है, अब समुद्र तल का जो लेवल है वो तो ऊपर नीचे होता है, जो पानी का लेवल है वो तो ऊपर नीचे होता रहता है ना। तो आप 19 ईयर्स के डेटा को कलेक्ट करते हैं, क्योंकि समुद्र का पानी कभी हल्का कम होता है, कभी ज्यादा होता है, तो 19 साल के डेटा को आप लेके चलते हैं कि उसके रेफरेंस में आपने एक वैल्यू डिसाइड कर लिया है, ठीक, उसको आपने अपना रेफरेंस बना लिया है। अब उस डेटा को, ये जो आपको सरफेस दे रहा है एमएसएल, जो आपका मीन सी, जो समुद्र तल का जो आपका सरफेस है, या आपके लेवल सरफेस को डिनोट कराता है। जो मीन सी लेवल है वो आपका क्या है, लेवल सरफेस है, ध्यान देंगे। अब देखो, अब लेवल सरफेस, और आपका जो आपको लगता है कि आपका, जब आप खड़े होते हैं किसी पॉइंट पे, तो आपको आपकी ग्राउंड लगती है बिल्कुल ऐसी प्लेन है, ऐसा लगता है ना प्लेन ही है, लेकिन एक्चुअल में आपका अर्थ ऐसा नहीं है। अर्थ तो कैसा है, ऐसा है ना, हल्का कर्वेचर फॉर्म का है। जब हम देखे भी थे, जब हम लेवलिंग करते हैं, तो हमने देखा कि आपका कर्वेचर करेक्शन, रिफ्रैक्शन करेक्शन, ऐसा पॉइंट आता है ना। तो क्यों आता है ऐसा पॉइंट? क्योंकि आप मान के चलते हो कि सब कुछ ऐसा प्लेन है, लेवल है, लेकिन एक्चुअल में आपका अर्थ ऐसा प्लेन नहीं है। वो क्या, हल्का कर्वेचर फॉर्म का, जो आपको सरफेस, जो आपका पानी का लेवल भी, वो पानी भी तो इसी सरफेस के ऊपर में है, इसी सरफेस के ऊपर आपका पानी है, तो पानी भी कैसा है आपका, ऐसा ही लेवल है, ठीक है। तो इस सरफेस को क्या बोलते हैं, लेवल सरफेस बोलते हैं। ध्यान देंगे, जो आपका मीन सी लेवल का जो सरफेस है, वो आपके लेवल सरफेस को डिनोट करता है, या जो लेवल सरफेस आपका मीन सी लेवल है आपका। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए। द सस्पेंडेड कंपनसेशन सिस्टम इज अ कंपोनेंट ऑफ, तो ये ध्यान देंगे, जो एक सस्पेंडेड कंपन सिस्टम आपके ऑटो लेवल का है, किसका है, ऑटो लेवल का है। नेक्स्ट आइए। द वर्टिकल एंगल इज, वर्टिकल एंगल क्या होता है भाई, वर्टिकल एंगल क्या होता है? 23 नंबर है। द वर्टिकल एंगल इज, ऑप्शन ए बोलता है, द एंगल बिटवीन टू लाइन मेजर्ड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन की बात करें, आप अपना ऐसे थंब को बंद करिए, मुट्ठी बंद करिए और उसको खोल दीजिए। ये जो प्लेन है आपका, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक। आप इसी, आपने हथेली को, आपका जो ये थंब है, ठीक है, थंब को ऊपर कर, ऊपर रखिए, और जो आपका स्मॉल छोटा वाला फिंगर उसको नीचे रखिए। आप इस अगर प्लेन की बात करें, तो आपका ये वर्टिकल प्लेन है, ठीक। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूँ, ये मेरा हथेली हो गया, ठीक है। तो इसमें आप कोई पॉइंट ए, कोई पॉइंट है बी, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप अगर इस एंगल की बात करते हैं, कोई पॉइंट है पी, कोई पॉइंट है क्यू, इस एंगल की बात करो, हथेली खुला रखो, इसमें मान दो पॉइंट, एक पॉइंट पी भी इसी पॉइंट में है, क्यू भी इसी आपका हथेली में है, आपको ये एंगल जो मिले, इसको आप बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल। हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो आपने दो पॉइंट के बीच में एंगल मेजर किया, उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एंगल। ऑप्शन वन तो वही बोल रहा है, द एंगल बिटवीन टू लाइन मेजर हॉरिजॉन्टल प्लेन। सेकंड बोलता है, द एंगल बिटवीन नॉर्थ डायरेक्शन एंड लाइन, कोई नॉर्थ डायरेक्शन है और कोई लाइन है, इसके बीच के एंगल को आप बोलेंगे,
तो ये भी नहीं होगा, ये भी आपका हॉरिजॉन्टल एंगल हो जाएगा। तीसरा बोलता द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एनी अदर लाइन मेजर अलोंग वर्टिकल प्लेन। ठीक है, कोई एंगल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है और कोई दूसरा लाइन है, लेकिन किसमें, वर्टिकल प्लेन है बोलता है। ठीक, चौथा ऑप्शन देखिए, बोलता है एंगल बिटवीन टू लाइन मेजर ऑन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में दो लाइन के बीच के एंगल को आप क्या बोलेंगे, वर्टिकल एंगल बोलेंगे। लास्ट बोलता है नन ऑफ द ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा इसमें, वर्टिकल एंगल किसको बोलेंगे, वर्टिकल एंगल किसको बोलेंगे, वर्टिकल एंगल। देखो, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एनी अदर लाइन, लेकिन वर्टिकल प्लेन में, अगर हम वर्टिकल प्लेन की बात करें तो इस प्लेन में कोई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और कोई दूसरा कोई भी लाइन है, इसके बीच के इस एंगल को आप क्या बोलेंगे, वर्टिकल एंगल बोलेंगे। लेकिन ये कौन सा प्लेन है आपका, ये आपका वर्टिकल प्लेन है। वर्टिकल प्लेन में एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और दूसरा कोई भी लाइन हो सकता है, तो ये जो एंगल बनेगा उन दोनों लाइंस के बीच में वर्टिकल प्लेन में, उसको आप वर्टिकल एंगल बोलते हैं। क्लियर है क्या। वर्टिकल प्लेन में कोई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और दूसरा कोई भी लाइन है, उनके बीच का जो एंगल बनेगा उसको आप वर्टिकल एंगल बोलेंगे। वर्टिकल प्लेन में ध्यान देंगे, अगर यही चीज हॉरिजॉन्टल बोलते तो आपका हॉरिजॉन्टल एंगल हो जाता वो। हॉरिजॉन्टल प्लेन का बात करें तो हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल प्लेन का बोलेगा तो वर्टिकल एंगल। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आइए। Which of the following is not a temporary adjustment of theodolite? थियोलाइट में दो टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं, एक होता है टेम्पररी और एक होता है परमानेंट एडजस्टमेंट। क्या होता है, एक होता है टेम्पररी और दूसरा होता है परमानेंट। 25th नंबर है। इसमें पूछा है आपसे कौन सा टेम्पररी एडजस्टमेंट थियोलाइट में नहीं है। फर्स्ट बोलता है एलिमिनेशन ऑफ पैरालेक्स, सेकंड बोलता है सेंटरिंग, थर्ड बोलता है लेवलिंग, चौथा बोलता है एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट बबल, या फिफ्थ नन ऑफ द ऑप्शन। क्या हो जाएगा, देखिए आप क्या किए, इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, आप सर्वे करने के लिए गए, लेवलिंग करने के लिए गए फील्ड में, तो वहां पे जो आप सेटिंग करते हैं, जो आप एडजस्टमेंट करते हैं रीडिंग को लेने के लिए, तो इस एडजस्टमेंट को आप बोलते हैं टेम्पररी एडजस्टमेंट, जो कि आप हमेशा करते हैं, फील्ड में आप गए तो आपको हमेशा करना पड़ेगा। एक होता है आपका परमानेंट एडजस्टमेंट, अब वो कब करते हैं, जब आपके कोई फंडामेंटल लाइंस डिस्टर्ब हो, जैसे कि आपका बोलता है ना कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसको वर्टिकल लाइन को परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन है उसको परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसा डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के बीच में कुछ फंडामेंटल लाइंस है, फंडामेंटल रिलेशनशिप है, अगर वो लाइन डिस्टर्ब हो गई है आपकी, आपके इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे इमेजिनरी लाइंस है कि आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, वर्टिकल लाइन हो गया, लाइन ऑफ साइट हो गया, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल हो गया, अगर इन सब लाइंस के बीच जो फंडामेंटल रिलेशनशिप अगर बिगड़ गया है तो उनको ठीक करने के लिए आपको परमानेंट एडजस्टमेंट करना पड़ता है अपने इंस्ट्रूमेंट में। लेकिन आप फील्ड में गए, फील्ड में आप गए, अपने ट्राइपॉड को आपने रखा, ट्राइपॉड को आप क्या करते हो, रफली एक लेवल में लाते हो, इसको सेट करते हो, पैरों को एडजस्ट करते हो, इसके ऊपर अपना इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हो, इसका आप सेंटरिंग निकाल लेते हो प्लम बॉब की हेल्प से। ठीक है, फिर आप इसमें फुट स्क्रू लगा होता है आपके लेवल में, उसको बबल ट्यूब को सेंटर में लेके आते हो, फिर पैरालेक्स को रिमूव, मतलब कि जो आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो फोकसिंग करके आप पैरालेक्स को रिमूव करते हो, फिर आप रीडिंग लेना चालू करते हो। तो देखो पैरालेक्स को रिमूव आप करते हो, ठीक है, हम जब भी आप रीडिंग तो करना पड़ता है क्योंकि अगर आपको क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है अपना आपका स्टेप आपके आई पीस में, क्रॉस हेयर में, तो आपको पैरालेक्स को रिमूव करना पड़ता है फोकसिंग इसको घुमा के। ठीक है, सेंटरिंग भी आप हर जगह सेंटर फाइंड करने के लिए, लेवलिंग भी आप करते हैं फुट स्क्रू की हेल्प से। लेकिन जो बबल ट्यूब का एडजस्टमेंट है
एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट बबल ये आप नहीं करते, ये परमानेंट एडजस्टमेंट में आप करते हो, ठीक है, इसलिए ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। ये टेम्पररी एडजस्टमेंट नहीं है। बाकी टेम्पररी में आप लेवलिंग, सेंटरिंग और एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स, तो ये 3 चीज आप करते हो, टेम्पररी एडजस्टमेंट है, हर बार करना पड़ता है आपको। लेकिन जो प्लेट बबल का एडजस्टमेंट है वो आपका परमानेंट एडजस्टमेंट के अंदर में आता है, टेम्पररी में नहीं आता। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बाकी जितने भी आपके पास ये जो परमानेंट एडजस्टमेंट है ना, कि कौन से लाइन को कैसा होना चाहिए, तो वो सारा पॉइंट मैं आपको क्लास में डिटेल में डिस्कस की हूँ, ठीक है, जो कि आपके 4 या 5 के फंडामेंटल रिलेशनशिप बनते हैं इन सब लाइंस के बीच में, तो और उसको कौन से वो क्या एरर बोलते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। आजकल एग्जाम में थोड़ा सा और डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, बहुत ऊपर ऊपर से नहीं पूछेगा, ठीक है। और फिर भी बहुत सारा पीवाईक्यू से क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे एग्जाम में, तो जितने भी पीवाईक्यू हैं आप उसको तो एकदम अच्छे से याद कर लो, पढ़ लो, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन उठा कर देता है आपको। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, आगे इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हैं इसी बार 15th वाली सीरीज में, ठीक है। चलिए आज के इतने रखते हैं, फिर कोई इसमें डाउट तो नहीं है ना? To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.